हेलो गाइस। आज हम लोग जो है वो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का जो ये पार्ट है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ऐसा मोशन जो एक डायमेंशन में होता हो। जैसे एक एम मास का बॉडी है, ये वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये अगर आप बना लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इस पार्टिकल का जो भी मोशन होगा किसी एक डायरेक्शन में होगा। जैसे ये इधर है, एम है, तो ये एक्स में अगर मूव कर रहा है तो सिर्फ इसका जो भी मोशन एनालिसिस या स्टडी करेंगे वो एक ही डायमेंशन में करेंगे। ठीक है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम रेस्ट एंड मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। रेस्ट एंड द मोशन होता क्या है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो किसी, ये एक ट्री है, ठीक, और इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है, विद द पासेस ऑफ टाइम पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोल, ये रेस्ट में है। ओके ओके, और ये जो ट्री है और यहाँ से एक ट्रेन या बस पास कर रहा है, तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? पहले कुछ डिस्टेंस होगा, 5 मीटर मान के चलिए, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जो है इसका इधर 10 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि इस ट्री के रिस्पेक्ट में इस बस या ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्लियर है? इसको मोशन बोलेंगे। तो रेस्ट एंड द मोशन समझ में आ गया। मान लीजिए कि कोई बॉडी ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और ये बॉडी भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और एक जो पर्सन है वो इसी के ऊपर में खड़ा है, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये यहाँ से देख रहा है, ठीक, ये क्या है? ये ग्राउंड है, ठीक, और ये यहाँ से देख रहा है, इस पे अगर बॉडी पे खड़े होकर के देख रहा है तो इसका वेलोसिटी ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा रेस्ट में, ठीक है। और ये यहाँ से दिख रहा है, अगर ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये भी क्या है? ये भी मोशन में है, ठीक, और ये बॉडी भी क्या है? मोशन में। ओके, ये बॉडी भी मोशन में है। तो एक ही बॉडी इसके लिए रेस्ट में आ गया और जबकि इसके लिए मोशन में आ गया। तो ऐसे हम सिंपली डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बॉडी जो है वो रेस्ट में है और कौन सा बॉडी मोशन में है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ से देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है और या मोशन में है। द रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? रेस्ट एंड द मोशन क्लियर हो गया। जैसे कि आप मान के चलिए कि अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या, अर्थ में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो अर्थ से बाहर कोई ऑब्जेक्ट कोई जा कर के देखेगा तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ पे क्या है? सब बॉडी है वो मूविंग में है, ठीक ठीक, ये अर्थ पे मूव कर रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। अगर ये कोई बाहर से कोई गोला से देख रहा है, बाहर किसी गोला से देख रहा है, तो ये दिखेगा कि अर्थ जो है रोटेट कर रहा है। बट कोई पर्सन अर्थ के ही ऊपर अगर देखेगा तो वो क्या हुआ? वो दिखेगा कि ये बॉडी भी रेस्ट में। सपोज एक ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ऐसी वर्मा में इस एग्जांपल को बढ़िया से समझाया कि ये ट्रेन है, ठीक, यहाँ पे 2-3% डाल दीजिए, ठीक, ऐसे समझिए, 1% ये हो गया, 1% ये हो गया, ठीक, और ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है, ये ट्रेन है, ठीक, तो ये ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और ग्राउंड पे खड़ा पर्सन जो है वो देख रहा है, ये इसको देखेगा, ठीक, तो इसका वेलोसिटी 0 है, ये रुका हुआ है, ठीक, तो ये पर्सन भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और ये भी मूव कर रहा होगा वी वेलोसिटी से। बट ये जब देखेगा, ये पर्सन देखेगा, मान लीजिए ये बी ए है और ये बी है, तो ये बी और ए क्या है?
आमने सामने बैठा हुआ है, तो इसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसके लिए ये रेस्ट में और इसके लिए ये रेस्ट में है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एफ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं आप, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। बट यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, ग्राउंड से कोई पर्सन देख रहा है, तो ग्राउंड से ये पर्सन क्या देख रहा है कि ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है किससे, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो है मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट एंड द मोशन समझ में आ गया कि रेस्ट एंड द मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, वो एक दूसरे पे जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे उसके लिए क्या होगा, मोशन चेंज हो जाएगा, कोई बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, कोई बॉडी मोशन में आ जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दिखाने के लिए एक पोजीशन शो करते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर सी यहाँ पे खड़ा है, ठीक, तो सी क्या कहेगा कि हमसे 5 मीटर दूर है, बी से क्या कहेगा, ये बी से हमसे 4 मीटर दूर है, ठीक, ऑब्जर्वर ए क्या कहेगा 3 मीटर दूर है। तो सबके लिए ये सब सही है, बट क्या है, सबके पोजीशन अलग अलग है, सेम पोजीशन नहीं देख रहा है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस से शो कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। पोजीशन समझ में आया। अब वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि उसका डिस्टेंस एक्स में कितना है, वेक्टर में हमने बताया था कि ये आई कैप एक्स डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप वाई डायरेक्शन को एंड के कैप जेड डायरेक्शन को। तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका एक्स में डिस्टेंस कितना है, उसका वाई में डिस्टेंस कितना है और उसका जेड में डिस्टेंस कितना है, क्लियर है। तो ये एक्स वाई जेड, ठीक, ये तीनों डायरेक्शन हमको बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और कहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक। तो यही क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं, क्लियर है। चलो अब बात आता है पार्टिकल और द पॉइंट मास और द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको ये अर्थ का स्टडी करने के लिए दे दिया गया, ठीक, तो अर्थ का स्टडी अगर हम करेंगे, मान लीजिए कि अर्थ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक, तो ये भी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक, ये वाला पॉइंट भी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन क्या होगा, इतने सारे पॉइंट्स का हमको अलग अलग फिर से स्टडी करना पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं एम मास का जो ऑब्जेक्ट है इसको कंसंट्रेट कर करके ऐसा कर दे कि एकदम साइज़ क्या हो, एम मास तो हो बट साइज़ निग्लेजिबल हो जाए, ठीक, मोशन के रिस्पेक्ट में उसके जो पार्ट्स डायमेंशन है, मीटर है, वो 0 हो जाए, ठीक है, ठीक, तो साइज़ एकदम निग्लेजिबल हो, उसका मास वही हो, तो सारे अर्थ के मास को कंसंट्रेट करके क्या कर दिया, हम एक पॉइंट मास बना दिए, और इसका जब हम स्टडी करेंगे तो उसी को क्या बोल देंगे, पार्टिकल या पॉइंट मास या ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, देन द बॉडी इज नॉन एज द पार्टिकल, ठीक है ना, या पॉइंट मास कह सकते हैं या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्लियर है। सेम द डायमेंशनल मोशन, तो 1D में क्या होगा, हमने जैसे बताया कि एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक, ये डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। 2D में क्या होगा, जैसे कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड हो गया, ये 1D में। फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया, कोई ऑब्जेक्ट को, एम मास का ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरा दिया जाए, ठीक है जी, तो ये फ्री फॉलिंग हो गया, क्या हो गया, फ्री फॉलिंग या मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये हो गया। 2D के लिए क्या होगा, 2D के लिए ज़रूरी है कि वो उसका क्या हो, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक एक्स हो, वाई हो, या फिर वाई जेड हो, या जेड एक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया,
ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये 2D के एग्जाम्पल है। जैसे कार रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक, बिलियर्ड्स बोर्ड, जैसे बिलियर्ड बोर्ड है, ये होल हो गया, ये होल हो गया और ये होल हो गया। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक्स में और वाई में। और ये डायग्राम के थ्रू से समझाया हुआ है, फ्लाइंग ऑफ काइट एंड द फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा होगा, एक्स भी चेंज हो रहा होगा, कोई एक्स मान लीजिए इसको, एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। उसी को एज ए डिफिनेशन के फॉर्म में से बताया है, ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड द 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ द कार ऑन द स्ट्रेट रोड, द मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडीज, the motion of the car on the circular turn, motion of the billiard board, the projectile motion, जैसे ये projectile motion है, यहाँ से ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस टाइप के भी एग्जांपल को हम क्या करते हैं 2D में स्टडी करेंगे। द मोशन ऑफ द फ्लाइंग कार, मोशन ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट, ये सब क्या है, थ्री डायमेंशनल है, ठीक। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर अगर लिखा जाए 1D का, तो क्या होगा, एक्स आई कैप या वाई जे कैप या के जेड के कैप होगा, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे या एक्स आई प्लस जेड के या वाई जे प्लस जेड के, ये कुछ भी हो सकता है। जबकि इसका क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम 1D 2D एंड 3D मोशन को डिफाइन करेंगे, क्लियर है। अब बात आती है जब हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल 1D मोशन, ठीक। तो 1D मोशन के लिए सबसे पहली बात आती है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कोई पार्टिकल यहाँ है, क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ जाता है, बी पे जाता है, फिर वो पार्टिकल कहाँ जाता है, सी पे जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना कवर किया, 3 मीटर कवर किया, और यहाँ से यहाँ जाने में 4 मीटर कवर किया। तो टोटल कितना, ए बी प्लस बी सी। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कहाँ से, ए से लेकर के सी तक का। उसी को ही क्या बोलेंगे, इसी को डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के, डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। हमने स्केलर और वेक्टर में बताया था कि स्केलर क्या होता है, स्केलर मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, बट डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन क्या हो, 0, और अलजेब्रा रूल को फॉलो करें, ठीक। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता हूँ, अलजेब्रा रूल को फॉलो करें, अलजेब्रा रूल, ओके, अर्थमेटिक अलजेब्रा, नॉट वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, डायमेंशन एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है, डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस तो जैसे स्केलर क्वांटिटी है तो कहीं से कहीं ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, उसी को ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट में बस इतना ही समझना है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वेक्टर है, क्लियर है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ आता है, फिर ए से सी पे आने के लिए, ठीक है, ऐसे आता है। और कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ए से डायरेक्ट सी पे आ जाता है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, ठीक, डायरेक्शन, क्लियर। और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हूँ, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे,
डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 मीटर, क्लियर है। एक इसे समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स में गया 3 मीटर, वाई में गया 4 मीटर, क्लियर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर, और उसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा कि कितना एंगल से, फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, क्लियर है, ओके। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया, ओके। चलिए अब कंपेयर करते हैं डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल, ओके। और मूविंग फॉर द मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, वो निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आया, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, ए, ये भी ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो किया, डिस्प्लेसमेंट क्या किया, जीरो किया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक, पहले 3 मीटर, फिर वापस आया 3 मीटर, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे जीरो हो गया। फिर यहाँ चला गया 3 मीटर निगेटिव डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, पॉजिटिव आई कैप में गया, ये निगेटिव आई कैप में गया। तो इस केस में क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो गया, ठीक है ना। तो मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर, ठीक है, डिक्रीजेज विद टाइम व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट कैन। इसीलिए डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन क्लियर, ओके। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए स्पोर्ट्समैन रन अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस आर सच दैट द ट्रैवर्स द पाथ ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया यहाँ तक, ओके। फिर बी से ए आया, फिर यहाँ तक, ठीक, फिर ए से बी गया। अब समझना है इसको, ठीक। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ गया, क्लियर। द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, पहले तो यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया। तो एक हाफ सर्किल मूव करने के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर, ठीक, ए बी इज इक्वल्स टू पाई आर। और कितने बार राउंड ले रहा है, 3 बार, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3 पाई आर हो गया, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी जाने के लिए, तो ए बी, इसको डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो से शो करेंगे, ठीक। ये हो जाएगा आर प्लस आर, 2r, क्लियर है, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r हुआ, जबकि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3 पाई आर किया। बात करते हैं स्पीड एंड द वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो उसी तरह से स्पीड जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब ये समझने के लिए S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, कन्फ्यूजन ही दूर हो गया, ठीक है ना। द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एंड ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन क्या होता है, LT-1 है, इसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको टाइम से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। और समझने के लिए हमने यहाँ पे 0m0 करके लिखा है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, और सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट होगा, क्लियर है।
और ये इसका फॉर्मूला हो गया, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर है? स्पीड समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? ओके। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ द स्पीड क्या हो सकता है। एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहे हैं, ठीक, फिर से अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहे हैं, फिर से अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, हर टाइम इंटरवल के लिए आपका डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, सेम है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ये क्वेश्चन में बहुत बार आएगा, तो ये क्लियर होना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। मान लीजिए कि पहले 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर चला, ठीक, दूसरे सेकेंड में आपने कितना चला, 8 मीटर चल दिया, फिर तीसरे सेकेंड में कितना चल दिया, 10 मीटर चल दिया, फिर चौथे सेकेंड में 1 सेकेंड में क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड पे आ गया आपने। तो इसके लिए कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर ट्रैवल किया। तो आपका क्या कह रहा है, ये हो रहा है कि जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ऑलवेज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसलिए इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये जैसे आप मान के चलिए यहाँ से पटना से दिल्ली चले, ठीक, पटना से दिल्ली चले, ठीक है, ठीक, ये पटना है। तो बाई ट्रेन अगर जा रहा है तो ट्रेन कभी क्या होगा, 100 किलोमीटर पर आवर जाता है, पर आवर। कभी क्या है, रुक जाता है, भी 0 हो जाता है। कभी क्या होता है, 20 किलोमीटर पर आवर जाता है, ठीक। कभी क्या होता है, 5 किलोमीटर पर आवर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये एवरेज स्पीड काम आता है। एवरेज स्पीड जैसे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कीजिए, तो मान लीजिए कि पटना से दिल्ली में जो टोटल डिस्टेंस कितना है, 900 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, 900 किलोमीटर। और टाइम टोटल कितना लगा, टाइम लगा 12 घंटे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक। उसी तरह जैसे आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल से समझते हैं, ठीक, क्रिकेट मैच के एग्जांपल से समझते हैं कि एक ओवर में, पहले ओवर में क्या रन पड़ा, पहले ओवर में रन पड़ा 6, दूसरे ओवर में मैडन डाल दिया 0, तीसरे ओवर में रन कितना पड़ा, 18 रन मार दिया, 3 छक्के, चौथे ओवर में रन कितना पड़ा, 4 रन पड़ा, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज आपको निकालेंगे कि 6 + 0 + 18 + 4 डिवाइडेड बाय 4 ओवर, ठीक। तो क्या किया, टोटल रन्स को टोटल ओवर से क्या किया, डिवाइड कर दिए। तो ये आ गया 28/4। तो रन बनाने का जो एवरेज था कितना था, 7 रन पर ओवर। उसी तरह है कि जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्लियर है? एवरेज स्पीड इन डिस्क्रीट, जैसे टाइम एवरेज स्पीड एंड द डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो टाइम कह दिया टोटल डिस्टेंस कवर द टोटल टाइम टेकन, ठीक। तो जैसे पार्टिकल कह दिया कि वह द पार्टिकल मूव्स विद द डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3 इन द डिफरेंट टाइम इंटरवल t1 t2 एंड t3। तो जो v और t गिवन हो तो उससे हम क्या निकालेंगे, v t1 से क्या निकालेंगे, द डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे होता है, जैसे वेलोसिटी बराबर क्या होता है, d/t होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा, ठीक है। तो ये vt1 डिस्टेंस 1, vt2 vt3 v3t3 और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब आता है कि व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट स्पीड d1 d2 एंड d3 के लिए t1 t2 एंड t3, ठीक है, और किस स्पीड से, v1 v2 एंड v3 स्पीड से। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे टाइम जो है t1 निकालना पड़ेगा। टाइम क्या, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, d/v होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है d/v, d2/v2 d3/v3। तो जब आपको वेलोसिटी एंड टाइम दिया हो तो ये इस तरह से निकलेगा।
जब आपको डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस दिया हो अलग अलग टाइम के लिए और उसके लिए वेलोसिटी अलग अलग दिया हो, तो उस केस में इस फॉर्मूला से निकलेंगे। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड v1 v2 v3 अलॉन्ग विद द सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली और शो इन द फिगर। ए बी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी के इक्वल है, ठीक है, और ए डी जो है वो 3AB है, ठीक है ना। तो ए बी 3AD है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा AD बाई 3, ठीक, और तीनों को ऐड कीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और ए डी ऑलरेडी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है 3AB, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 2AB हो जाएगा प्लस सी डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3AB हो जाएगा, ठीक। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर भी क्या होगा, ए बी होगा। क्लियर है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को ताकि आप सी डी ए बी और बी सी में रिलेशन निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, ए सी डी है, ठीक। तो ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, और तीनों डिस्टेंस के लिए क्या दिया है, स्पीड दिया है v1 v2 v3, तो एवरेज निकालिए, v एवरेज निकालिएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या दिया हुआ है, ए बी 3AB हो जाएगा तीनों, और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए टाइम निकालेंगे कैसे, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी डालिए तो ए बी बाई v1 प्लस ये बी सी भी किसके बराबर है, ए बी के, तो ये भी हो जाएगा ए बी बाई v2, और सी डी भी किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी बाई v3। क्लियर है। तो ए बी सबसे कॉमन लेके ऊपर कट गया तो 3 बच गया ऊपर में, अब v1 v2 v3, तो v1 v2 एंड v3 ऊपर चला गया, और नीचे में तीनों का एलसीएम v1 से ये दोनों आएगा, v2 v3 प्लस v2 जाएगा तो v1 v3 प्लस v2 v3। क्लियर है। तो ये देखिए आंसर कौन सा दिया हुआ है, 3v1 v2 एंड v1 v2 प्लस v2 v3 एंड v3 v1। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट। क्लियर है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल ये इस तीनों का रिलेशन निकालिए, तीनों डिस्टेंस बराबर आया, उसके बाद जो है टाइम वेलोसिटी एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टू एवरेज क्या होगा, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 3AB, AB। उसके बाद टाइम निकाल लिए, तो AB इसमें v1 से जा रहा है, डिस्टेंस AB कवर किया तो टाइम AB बाई v1, ये BC बाई v1, तो यहाँ पे BC को AB में चेंज कर दिया, फिर CD को भी AB में चेंज कर दिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, निकल गया, सिंपल कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है द व्हीकल्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये 4 किलोमीटर ट्रैवल कितना में कर रहा है, 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और फिर 4 किलोमीटर कितना में ट्रैवल कर रहा है, ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, भी एवरेज क्या होगा। भी एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 4 + 4, क्लियर है, और टोटल टाइम तो 4/3 और प्लस ये 4/5 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ऊपर में 8 किलोमीटर, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 5 तिया 15 और 5 चौके 20 प्लस 5 है 4 तिया 12, ये हो जाएगा 8 × 15 और डिवाइडेड बाय 32। तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 15/4 इज आंसर, किलोमीटर पर आवर। फिजिक्स में यूनिट को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कार ट्रैवल द डिस्टेंस x विद द स्पीड v1 एंड द सेम डिस्टेंस x विद द स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना,
एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो v मैग्नीट्यूड में ले लीजिए, v एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x प्लस एक्स कवर किया, और टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा x डिवाइडेड बाय v1 और प्लस x डिवाइडेड बाय v2। क्लियर है, x कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2x मान लीजिए और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v1 v2 और v1 प्लस v2। क्लियर है, तो x कॉमन हो कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया 2v1 v2 और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये आंसर होगा। क्लियर है, तो 2v1 v2 दिया हुआ है और v1 प्लस v2, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड जब कंटिन्यूअस वेरिएशन हो, ठीक है ना, जब कंटिन्यूअस वेरिएशन हो, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी दे दिया या स्पीड दे दिया, ये दे दिया 2t प्लस 3 ऐसे दे दिया है, ठीक है ना। अब वहाँ पे आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हमने बताया था b dt, ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में, और टोटल dt, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसमें था डिस्क्रीट था, बट यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जैसे पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है, ठीक, तो पाथ या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई वेक्टर यहाँ से चला, ठीक, ये वेक्टर ए है और फिर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक, वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। क्लियर है, इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। क्लियर। रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन टोटल डिस्टेंस या चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर, ओके। अब बात सेम वही है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी एंड द वी सो वेक्टर क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर स्पीड जब हो तो क्या हो, इन्फानाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इंस्टेंटेनियस के लिए हो। जैसे क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी तक क्या हम लोग पढ़े ना, हम लोग पढ़े एवरेज स्पीड, बट अभी है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस वर्ड का मतलब पढ़ेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, द स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वी द वेक्टर क्वांटिटी, सिंबल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन क्या होगा, ये m0 होगा, m LT-1 होगा, ठीक है ना। तो यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड, SI और CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अभी तक क्या हो रहा था कि टाइम इंटरवल हो रहा था, ठीक है ना, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। जैसे मान लीजिए कि पटना से दिल्ली जा रहा है, तो उस बीच में टाइम कितना लग रहा है, ठीक, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है। लेकिन पटना से जैसे ही निकला तो नेक्स्ट स्टेशन के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला कि भाई ट्रेन का स्पीड कितना था, 100 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, ठीक, सेकेंड है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंड होगा तो, ठीक, 100 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। तो 100 किलोमीटर पर आवर था, तो वो क्या पूरा था, नहीं, पर्टिकुलर उस इंस्टेंट में था। तो जहाँ पे टाइम जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये कैलकुलस में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में कि ये जीरो नहीं होता है, टेंस टू जीरो बोलते हैं इसको। टेंस टू जीरो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे पटना से दिल्ली के लिए जा रहा था, तो कोई स्टेशन, जैसे ही कोई स्टेशन आया और उसी वक्त बोला कि भाई उसका स्पीड, हमने स्पीड गन लगाया और बोला कि 100 किलोमीटर पर आवर था, ठीक। जैसे इसको क्रिकेट के टर्म्स में समझते हैं, क्रिकेट टर्म्स में चल रहा था, एवरेज रन रेट जो है 7 रन पर आवर चल रहा था, पर ओवर चल रहा था। बट बोला कि जो 5.2 बॉल, दूसरा बॉल पे क्या कर दिया, 6 मार दिया, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में 5.2 के पास जो दूसरे बॉल पे जो 6 मारा है वो रन रेट काउंट होगा। जैसे पहले बॉल पे ओवर स्टार्ट हुआ और पहले बॉल पे क्या कर दिया, 6 मार दिया,
तो 6 मार दिया, तो उस केस में जो एवरेज कितना होगा, 36 रन पर ओवर होगा, ठीक है। फर्स्ट बॉल पे ही 6 मार दिया तो वो उस केस में 36 रन पर ओवर हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद डिक्रीज या इंक्रीज होता रहेगा, तो उसी को ही पर्टिकुलर इंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसी को ही इंस्टेंटेनियस को क्या बोलेंगे, डी एस बाई डी टी और डी आर बाई डी टी। इस टर्म्स को याद रखना है, क्लियर। अब कंपेयर करते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल, स्पेसिफिक और सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। एवरेज स्पीड के लिए क्या हमने बताया कि टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है, और ये सर्टेन टाइम, सर्टेन इंस्टेंट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। सिंगल वैल्यूड फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्लियर। कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको बोल दिया जाए कि कितना 100 किलोमीटर पर आवर था इसका स्पीड, ठीक। तो उसी जगह क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। बट यहाँ पे कह दिया जाए कि एवरेज में क्या करते हैं, थ्रू आउट देखते हैं कि मान लीजिए कि पटना से दिल्ली दिया हो, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम लिखेंगे, तो उस केस में हमें क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो बस एवरेज और इंस्टेंटेनियस का इतना ही समझना है, ठीक है ना, क्लियर। एक और टर्म्स है, डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड, ठीक। जैसे एक कर्व है, मान लीजिए एक कर्व है, तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। लेकिन ये एक कर्व है, तो ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का ये हो गया एवरेज, ठीक है ना, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे अभी पीछे हमने बताया कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कर्व वेलोसिटी कर्व है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा, और विद द डायरेक्शन के साथ। टेंजेंट जो है कि किसी कर्व का टेंजेंट, वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्लियर। अब बात करते हैं द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a0 a1 t प्लस a2 t स्क्वायर, ठीक है ना, a0 a1 t1 और a2 t2 स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो गया, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और a1 तो यहाँ से आ जाएगा -a1, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 t हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर डिस्टेंस या पोजीशन जो है वो गिवन हो किस में, टाइम के फंक्शन में, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन सब बनाते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन अ रिलेटेड टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन अ रिलेटेड टाइम t दिया हुआ है 4t स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। तो यहाँ से आ जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से ये क्या है, 4 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt स्क्वायर बाई dt, और ये 4 और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, और t पे एक पावर घट जाता है, तो ये आ गया 8t, ठीक। और कितना, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 8 × 5, 40 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। तो s जो है दिया हुआ है 2.5 एंड t स्क्वायर, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो ds बाई dt हो जाएगा स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जब भी हम डायरेक्शन वेलोसिटी या स्पीड में तभी डिफ्रेंशिएट करेंगे जहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे, अदरवाइज दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो d 2.5 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 स्केलर बाहर हो जाएगा,
ये कांस्टेंट है और t का पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये t ऐसे रह जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 5 इंटू टी और स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? इस टाइप से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? डिस्टेंस हो गया डिस्कशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। उसके बाद स्पीड, स्पीड में हमने देखा एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी, ठीक, और वेलोसिटी में भी क्या देखा? एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ठीक। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का, ठीक। एक्सेलरेशन में क्या है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में नहीं आएगा एक्सेलरेशन, जो है स्पीड में नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड पर यूनिट टाइम, v2 बाई v1 बाई t। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये m क्या है यहाँ पे? 0 है, mlt t माइनस 2 lt माइनस 2 द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? और इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और FPS में क्या होगा? फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और ये एवरेज के लिए होता है, एवरेज के लिए क्या होता है? डेल्टा V बाई डेल्टा T, V2 माइनस V1 बाई डेल्टा T। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा? लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 और dV बाई dt। ये चीज़ को याद रखना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो निकालते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाई मास, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों याद रखना है, ये मोशन अंडर द ग्रेविटी में आपको पूछ सकता है। क्लियर है? अब पॉसिबल वे चेंज इन वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना है कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या है? मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज हो तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जहाँ पे स्पीड नहीं बदल रहा है, बट पर्टिकुलर लोकेशन, हर लोकेशन पे क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है? चेंजिंग रहता है। मोशन अंडर द ग्रेविटी में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी है v से जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट तो इधर ही जा रहा है v वेलोसिटी से, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, एक समय ऐसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक। उसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसके डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ठीक, तो यहाँ पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक। यहाँ पे जाएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे, तो जैसे जैसे जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, और फिर जैसे इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर ऐसा लोकेशन आएगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और द मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, बट इस केस में ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? तो तीनों केस में ऐदर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, हम उसमें क्या कहेंगे? उसको वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। क्लियर? अब
एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एफ एक्स टी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या लिख रहे थे? डी एक्स बाई डी टी लिख रहे थे, ठीक। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? डी और ये v को क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी और बाई डी टी। तो ये आ जाएगा हमको एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से ये समझ में आ गया। फिर इसको अब चेंज करने की कोशिश करते हैं। ए क्या है? ए है डी वी बाई डी टी, ठीक। अब इसको हम डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या? और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भी। तो यहाँ से ए बराबर क्या लिख सकते हैं? भी डी वी बाई डी एक्स। तो ये एक्स के टर्म में हो गया और ये टाइम के टर्म में हो गया। तो ये दोनों को याद रखना है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में हमेशा इस दोनों को इंटरचेंज करके बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट x इजिकल्स टू 0, क्लियर है, along the x axis with the velocity v varies as a v is equals to 4 root x मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कितना होगा? तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 4 रूट x मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये देखो फंक्शन किसका दिया है? f का दिया है। तो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x। तो एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v दिया हुआ है 4 रूट x दिया हुआ है, और v क्या है? v डी वी में जाएंगे तो d 4 रूट x बाई डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा 4 रूट तो x रहेगा ही, और ये 4 बाहर आ जाएगा, और रूट हाफ और x टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। क्लियर? तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलाइन वेक्टर, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन क्या रहता है। जैसे सर्कुलर मोशन हो तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो ऑलवेज किधर होता है? सेंटर की तरफ से एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल होता है डिपेंडेंट कितना होता है? 90 डिग्री पे अलाइन होता है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? एंगल हमेशा चेंज रहता है। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्लियर? सेम यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी का एंगल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एंगल क्या होगा? घटता जाएगा। इधर से ये बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ा, घटता गया, और यहाँ पे आकर के दोनों सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। क्लियर? अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जैसे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम होगा। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये कुछ याद कीजिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए, यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है। ये tan थीटा है, क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा ये क्या है? वेलोसिटी tan थीटा। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का tan थीटा है, ठीक है ना, tan थीटा वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक। और tan थीटा ही क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक। तो यहाँ से हमें ये याद आ गया कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्लियर है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ये चीज़ को याद रखना है, ठीक। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देखते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे स्लोप क्या है, थीटा 0 है, ठीक, थीटा 0 है तो वेलोसिटी tan थीटा भी 0 होगा, और tan थीटा ही क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ इस टाइम पे भी पोजीशन ये है, इस टाइम पे भी पोजीशन ये है, तो इस टाइम पे भी पोजीशन ये है, तो इसका इंटरप्रेट क्या हुआ कि पार्टिकल एट रेस्ट है, द लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक ही इसी टाइम पे जो उसका पार्टिकल है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डज इट चेंज इट्स मीन्स, यहाँ पे होना चाहिए द चेंज क्या है, द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट टाइम डज नॉट, ठीक है। तो टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम वही है बट पार्टिकल क्या हो गया, चेंज हुआ, तो इसलिए क्या होगा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। इस केस में क्या है कि थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा क्या है कि पर्टिकुलर यहाँ पे आया, ठीक, फिर यहाँ पे आया, तो y इजिकल्स टू एक्स का ग्राफ है ये, ठीक, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब फिर इसको डिफाइन करेंगे dx बाई डी टी, ए क्या होता है dy बाई डी टी, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा बट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना। इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ये हुआ। अब बात करते हैं इस ग्राफ के लिए। तो इस ग्राफ के लिए बात करेंगे तो ये किसका ग्राफ दिख रहा है, y इजकल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p मान लीजिए, p को हम यहाँ पे मान ले लेते हैं, पोजीशन यहाँ पे दिया रखा है, तो पोजीशन जैसे एक्स टी ग्राफ से शो करता है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये पोजीशन है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने इक्वेशन लिखने के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो एक्स जो है वो टाइम के स्क्वायर में है, क्लियर है, टाइम के स्क्वायर में है। तो ये क्या है कि कोई भी फंक्शन जो है, एक्स का जो फंक्शन दिया हुआ है वो टाइम के स्क्वायर में दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर क्या है, टाइम पे है। तो जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन लिखते हैं, एस इजिकल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो ए टी स्क्वायर, ये टी क्या है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये टाइम, जैसे ये पैराबोलिक ग्राफ है, इसको अगर किया जाए तो ये इधर इसलिए नहीं शो किया गया कि टाइम क्या होता है, टाइम नेवर नेगेटिव, टी नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, ठीक है, टी निगेटिव नहीं होता इसलिए ये इधर ग्राफ नहीं शो किया गया। सेम ये क्या होगा, माइनस टी का ग्राफ होगा, थीटा डिक्रीजिंग एंड द वी इज आल्सो डिक्रीजिंग, ए इज निगेटिव, तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा जो है, जैसे यहाँ का ये स्लोप देखेंगे, ये स्लोप देखेंगे, तो स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ये से आएगा, तो ए क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, और वेलोसिटी क्या है, ये भी जैसे इसको एक्स इजकल्स टू माइनस टी का ग्राफ मान लीजिए, ठीक है ना। तो थीटा डिक्रीजिंग कैसे, थीटा एक्चुअल में निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे देखिएगा तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक, जैसे ये है ना, ये तो पहले क्या आएगा, ऐसे आएगा, तो ये एक्स एक्सिस से फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस से क्या है, डिक्रीजिंग है, बट अगर हम निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए भी डिक्रीजिंग होगा, तो इसलिए क्या है, ए निगेटिव है, ये निगेटिव डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है,
तो इसका ग्राफ ये याद रखना है। तो सिंपल है, ये देख लीजिए, ये किसका ग्राफ है, ये है y इजिकल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ये एक्स एक्सिस पैराबोला, ठीक, इसका जो ग्राफ होगा, ठीक, और इसका ग्राफ क्या है, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? अगर कोई ग्राफ ऐसा हो, ठीक, तो ऐसा ग्राफ होगा तो क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा तो जैसे ये किसका पैराबोला है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को हमने x माना है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, t का ग्राफ हो जाएगा। सेम पोजीशन टाइम ग्राफ, थीटा कांस्टेंट है, ठीक, ये थीटा मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस से, तो ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है, और थीटा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, तो v विल बी कांस्टेंट बट नेगेटिव, ठीक। द लाइन with the negative slope represent the particle returns toward the point of the reference, negative displacement, ठीक है ना। तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया और वो पार्टिकल क्या आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब कोई पार्टिकल, जैसे कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे था, ठीक, और वो वापस आ रहा है पोजीशन एट जीरो पे, रेफरेंस 0 0 लाइन पे वापस आ रहा है, ठीक। स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो सकता है ये, ठीक है ना। ये अगर डिस्टेंस का होता तो ये इस डायरेक्शन में नहीं आता। क्लियर है? सेम ये भी डिस्प्लेसमेंट का है, और ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, और एक ही डायरेक्शन टाइम पे क्या हो रहा है, पार्टिकल पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी है, तो इस टाइप के ग्राफ क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? अब आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए कि ऐसे स्टार्ट किया है, ठीक, फिर यहाँ पे पीक पॉइंट पे गया, और ये नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोगों ने देखा है, डिस्टेंस क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या तो 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, डिस्टेंस से 0 भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग कर्व, ठीक, इट नेवर कम बैक टुवर्ड्स द ओरिजिन बिकॉज द डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद द टाइम। क्लियर? ये ग्राफ समझ में आया? नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या है, द वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए निगेटिव हो जाएगा, इसके लिए अगेन पॉजिटिव। द टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड से शो करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर निगेटिव भी होगा अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 जिसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड के साथ लेना है तो डायरेक्ट विद द साइन लेना है, A1 पॉजिटिव हो जाएगा, A2 निगेटिव हो जाएगा, A3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ग्राफिकल जो है इंटीग्रल निकालेंगे। क्लियर है? ओके। सेम द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। क्लियर? अब बात करते हैं जैसे VT ग्राफ का, जो VT ग्राफ का जो tan थीटा है, tan थीटा ये क्या है, स्लोप है। VT ग्राफ का tan थीटा क्या देगा, ये देगा एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। और XT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वो देता है वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा एक्सेलरेशन, ठीक। और XT ग्राफ का जो स्लोप देगा वो देगा वेलोसिटी, ठीक ठीक। क्लियर? अब यहाँ से ये देखिए, ये RBDT, तो VT ग्राफ का जो क्या चीज़, एरिया या इंटीग्रल, एरिया क्या देगा, वो देगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और वी टी ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन, एक्स टी ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी, एंड द वी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा? वो देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है द वी टी ग्राफ सॉ इन फिगर द रेशियो ऑफ, ध्यान रखना है, वी टी ग्राफ दिया या एस टी ग्राफ दिया है, डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ द मोशन ही दिया। तो 25 सेकेंड के मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसके लिए अगर हम बात करेंगे, किसके लिए? ये वाले पोर्शन के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 ट्रायंगल है, 5 × 10, ये 25 हो गया। ठीक, फिर 5 से 10 के लिए बात करेंगे तो ये क्या है? स्क्वायर है, 5 × 10, ये 5 सेकेंड और ये 10, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, 10 से 15 के लिए बात करेंगे तो ट्रेपेजॉइडल है, तो दोनों के ये 10 ये 20, 10 + 20 × 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 15 × 5 75। ठीक, और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये भी 5 है और ये 20 है, तो 5 × 20 डिवाइडेड बाई 2, ट्रायंगल है ये भी, तो ये हो जाएगा 50। सेम 5 ये -20, तो ये हो जाएगा -50। ठीक है ना? तो यहाँ से अब बात करते हैं डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस होगा 25, 100, ये 25, 20, 75, 100, ये 100, कितना हो जाएगा? 200 और 50, तो 250 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 100, ये 150 हो जाएगा। रेशियो क्या पूछ रहा है? द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है? 250 है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 150 है। ये कितना हो जाएगा? 5 × 25 और 5 × 15, 5/3 दिया हुआ। आंसर 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 0 to 10 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक का जो बॉडी मूव कर रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 × ये डिस्टेंस कितना है? 8, 16। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो 2 सेकेंड और ये 4 है, तो 4 × 2 -8, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक, ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 4, ये 8 - 4, 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4, 16। ये हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4 बराबर -8। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 16 + 16, ठीक है ना? 16 + 16 32 और -16, तो ये हो जाएगा 16। ओके, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 32 और प्लस -16, यहाँ से आ जाएगा 48। तो यहाँ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 16 है और ये 48 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, तो 1:4 आंसर आएगा। क्लियर है? तो बी आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पता चल गया हमें वी टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा? वो देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्लियर है? और ए टी ग्राफ अभी पढ़े नहीं है, और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा?
स्लोप देगा tan थीटा या एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्या? xt टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जैसे ये टाइम के लिए वेलोसिटी सेम है, फिर इस टाइम के लिए वेलोसिटी सेम है, इस टाइम के लिए वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सेम ये वेलोसिटी tan थीटा 90 डिग्री, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी, वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग है। तो मतलब टाइम चेंज नहीं हो रहा बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ क्या होता है? अगेन पॉसिबल नहीं होगा। ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे ये जो tan थीटा है, tan थीटा क्या है? कांस्टेंट है। और vt टाइम ग्राफ का जो थीटा होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक, सेम यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो थीटा क्या है? इंक्रीजिंग है। थीटा इंक्रीजिंग है तो मतलब tan थीटा इंक्रीजिंग है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। क्लियर है? यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है ये फर्स्ट वाले केस के लिए, और एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है ये सेकेंड वाले केस के लिए। ठीक है ना? लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स, ये इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा, अपवर्ड ग्राफ। ठीक, और ये इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? line bending towards the velocity axis represent the increasing acceleration, line bending towards the time axis represent the decreasing acceleration. Clear? Same पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप है, ये भी इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। अगेन एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ठीक, ठीक, ये क्या होगा? ये भी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो स्लोप देख करके भी आप बता सकते हैं। अगर स्लोप और एरिया क्लियर होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब सिंपल है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स की। u जो है हमेशा क्या करता है? इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है जहाँ टाइम जीरो है, जीरो से स्टार्ट करता हो। v फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, a एक्सेलरेशन है ऑफ द पार्टिकल, s distance travel in the time t second, and sn the distance travel by the body in nth second. ठीक है? तो when the particle moves with the zero acceleration, ठीक है, unidirectional motion with the constant speed, ठीक, जीरो, अगर a जीरो होगा तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, तो v इज इक्वल्स टू u एंड s इज इक्वल्स टू ut। ठीक, और a क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन आता है v बराबर v प्लस ए टी, तो a जब जीरो है तो v बराबर क्या होगा? u होगा। ये केस है। ठीक, ये केस है। इस टाइप के केस अगर क्वेश्चंस में दिया हो तो आपको ये समझना होगा। ठीक है ना? When the particle moves with the constant acceleration, ठीक, both magnitude and the direction of the acceleration remains constant. ठीक, one dimensional motion if initial velocity and the acceleration are parallel or anti-parallel to each other. ठीक, चलिए ये स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन 1, बी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक इक्वेशन 2, बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, काइनेमेटिक इक्वेशन 3। सेम ये जो डिस्टेंस है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम है। ठीक है ना? अब जैसे ये वेलोसिटी को यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन आपको आ जाएगा s बराबर। ठीक, ये nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक, सेम और जितना वेक्टर स्केलर के फॉर्म में है वो ये वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर है? मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द ग्रेविटी और द फ्री फॉल, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, m मास का, और यहाँ से ड्रॉप किया गया v इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो इफ़ द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा?
इस केस में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान लिया है, तो v इजकल्स टू जी टी, एच इजकल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल्स टू 2gh एंड एच एन इजकल्स टू g/2, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है इस केस में। सेम, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सम इनिशियल वेलोसिटी, भी है यहाँ पे, तो सेम यही इक्वेशन में भी लगा दीजिए। व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे भी वेलोसिटी से फेंक रहे थे, एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, ठीक, तो इस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव मान लिया, भी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। सम जीरो से हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। सेम केस में द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में जब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी है, यहाँ से ड्रॉप किया गया तो v और g क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u 0 है प्लस g एंड द t हो जाएगा, क्लियर है। और h बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी ये 0 है, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2h/g अंडर रूट, वही बताया यहाँ पे। और यहाँ से v निकालेंगे तो v निकाल लीजिए, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, g अंडर रूट 2h/g, ठीक, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, क्लियर। सेम, अगर कोई ये गिलेलियन रेशियो कहलाता है, अगर कोई t 2t और 3t सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t 2t, क्योंकि h किस पे डिपेंड करता है, टी स्क्वायर पे, तो 1:4:9 ये स्क्वायर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेशियो 1:3:5 ओड इंटीजर ओनली, ठीक है ना, nth सेकेंड ये टाइम है एक्चुअल में, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट द ग्राउंड इज। तो एक बच्चा है, ठीक, 10 मीटर हाइट पे, ठीक, कितना है, 10 मीटर के हाइट पे, और इनिशियल स्पीड कितना दिया है, u इस दी गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, नीचे फेंक रहा है, ठीक, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, ठीक, नेग्लेक्ट द एयर स्पीड विथ विच द स्टोन हिट द ग्राउंड, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो यहाँ से अगर नहीं है तो ये ऐसे निकाल लीजिए, v इजकल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक, neglect the air resistance, the speed with which the stone hit the ground, तो यहाँ से मिल जाएगा u दिया है 5 मीटर प्लस g एंड t, हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा टाइम, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 25 प्लस 200 ये हो जाएगा 225, तो v इजकल्स टू अंडर रूट 225 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। हम ये इक्वेशन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है, टाइम गिवन होता तो हम लगा सकते थे। क्या इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा इक्वेशन में कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है ना। द ग्राफ डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अगर ये दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से ये देखिए कर्व में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि ये डिस्टेंस s जो है वो टाइम स्क्वायर का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, s इजकल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर हो सकता है, तो ये यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। सेम
यहाँ से पास कर रहा है, तो यहाँ पे जी tan थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक। और tan थीटा वी टी ग्राफ का tan थीटा क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से भी क्या है, ये सेम इसी ग्राफ का ये पार्ट है। और ये ए टी ग्राफ है, तो ए टी ग्राफ क्या है, स्लोप। स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टी ग्राफ का जो है स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये कांस्टेंट है, ठीक। तो इसको, इसका जो है स्लोप लिए तो ये आया, इसका स्लोप लिए तो ये आया, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द मैक्सिमम हाइट कंडीशन। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल्स टू 2gh। तो मैक्सिमम हाइट कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कंडीशन में ये टाइम के लिए u बाई जी, एंड v के लिए अंडर रूट 2gh, h के लिए u स्क्वायर बाई 2g, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये फिजिकल टाइम ऑफ एसेंट्स क्या है, u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, u बाई जी। जैसे कोई बॉडी यहाँ से फेंका गया, ठीक, ये ऊपर गया तो टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं इसको, तो u बाई जी आएगा। और फिर ये नीचे आएगा तो ये भी क्या है, u बाई जी है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2u बाई जी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट को प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g अभी आया मैक्सिमम हाइट, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कितना लगा उस वक्त में, टाइम लगा u बाई जी, ठीक। और टोटल टाइम, एक बॉडी यहाँ से फेंका गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे जो है उस बॉडी का क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 0 था। मैक्सिमम हाइट कितना पे आया, मैक्सिमम हाइट आया u स्क्वायर बाई 2g। और टाइम कितना लगा उस वक्त में, ये लगा u बाई जी। और जब टोटल नीचे आया तो उस केस में क्या हो गया, हाइट 0 हो गया, अगेन सेम पोजीशन पे। यहाँ पे टाइम कितना लगा, 2u बाई जी, ठीक है। ये ग्राफ क्लियर है। सेम ये वेलोसिटी का ग्राफ है, जब फेंका गया किसी बॉडी को ऊपर तो यहाँ पे वेलोसिटी था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो v क्या हो गया, v 0 हो गया, वही चीज़ यहाँ पे बताया। तो एट द टाइम ऑफ u बाई जी v क्या हो रहा है, 0 हो गया। और टोटल जब नीचे टकराया तो जिस स्पीड से फेंका गया उसी स्पीड से नीचे आ गया, तो ये जो स्पीड यहाँ पे था उसी स्पीड से यहाँ पे आया। लेकिन उस केस में इधर डायरेक्शन इधर था, बट यहाँ पे डायरेक्शन नीचे आया, इसलिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ऑलवेज क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, जी, ठीक। ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे भी जी क्या है, नीचे है, तो ऑलवेज माइनस जी से। क्लियर है। कह रहा है द टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट 9.8 मीटर, इट रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। बॉल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर द 0.2 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन विल बी। एक बॉल को, टेनिस बॉल ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट, ठीक। ये हाइट है, यहाँ से ये 9.8 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप किया गया, ठीक। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। फिर ये इधर आया v1 और इधर गया v2, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एवरेज डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो v2 माइनस ऑफ v1 बाई टी डेल्टा टी। तो v2 क्या है, v2 अगर मान लीजिए अंडर रूट 2g और h कितना है 5 और माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये अगर पॉजिटिव लीजिएगा, इसको पॉजिटिव लीजिएगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक। तो 2g कॉमन ले लीजिए, रूट 5 और प्लस 9.8 है, 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2,
ठीक है, जी को बोल रहा है 10 लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 20 अब बाई 0.2 √5 प्लस 9.8। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 0.2 रूट के अंदर लेके आइए 100, ठीक, अब प्लस 196, ये हो जाएगा 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 0.2, 24,240 डिवाइडेड बाई 2, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 120 आएगा। क्लियर है? सेम, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज बिकम्स द जीरो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से फेंका गया, ठीक, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा भी जीरो होगा। तो मोमेंटम क्या होता है एट द मैक्सिमम हाइट, तो एम भी, तो मोमेंटम क्या होगा इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि हाइट एच जा रहा है, ठीक, ये जीरो नहीं होगा, ठीक। एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, फोर्स भी नीचे लग रहा था जैसे, तो ऑप्शन क्या होगा, ये इज करेक्ट, यही जीरो होगा। क्लियर है? अब आती है द मोशन अंडर द ग्रेविटी एयर रेजिस्टेंस क्या है। इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक, एक्स टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट में क्या होगा जब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, ठीक, तो ये जी नीचे लग रहा था, ठीक, तो ये जो बॉडी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, डाउनवर्ड खींचेगा, ठीक, तो उस केस में नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस जी हो जाएगा, जो कि किधर लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। तो एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g होता है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जी हो क्या हो जाएगा, ए प्लस जी हो जाएगा। और टाइम ऑफ डिसेंट, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रहा हो, एक्सेलरेशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो ए किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ऑलवेज अपोज, ठीक, अपोज करेगा। तो इस केस में इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, यही होगा ना। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, U बाई जी प्लस ए, जी माइनस ए। क्लियर है? यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो T बराबर क्या आ गया, U बाई जी प्लस ए आया, H बराबर क्या आया, यू स्क्वायर बाई 2g प्लस ए, और यहाँ पे क्या है, दोनों अपोज करेगा तो हाफ g माइनस ए T2 स्क्वायर। तो h कितना है, h है यू स्क्वायर बाई 2g प्लस ए, यहाँ से ले लिया, और हाफ g माइनस ए T2 स्क्वायर, ठीक, और T2 क्या आ जाएगा u, तो यहाँ इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो g प्लस ए, जी माइनस ए। क्लियर है? कंक्लूजन क्या है, T2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, T1 है। क्लियर? T2 जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा नीचे आने में, ऊपर जाने में टाइम कम लगेगा। क्लियर? चलो, मोशन विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन कैलकुलेशन है। जब एक्सेलरेशन जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी, तो ए टी की जगह पे हम एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लेंगे। एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। क्लियर है? और ए जो है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे ए की जगह पे ये आ गया, ठीक, और एस के जगह पे ये आ गया। और ए बराबर क्या है, जो फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ था, टी बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बाई एफ, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर एक्स नॉट और भी। ये एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन जब आएगा तो ये यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो उस केस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना।
क्लियर है? चलो, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी लिखते हैं ना, ठीक। तो ए टी तो ऑलरेडी क्या दिया है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, एफ टी और डी टी, इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t के फॉर्म में। इस तरह से बाकी को भी बनाएंगे, ठीक। आई होप आज आप लोगों को क्लियर हो गया हो। थैंक यू। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, अगर नेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप, आई होप कि आप बताएं।